लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार की रणनीति को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। एक तरफ कांग्रेस शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस इस बार हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं बीजेपी अब की बार 400 पार पर भरोसा जताते हुए चुनाव लड़ रही है। अब दोनों ही पार्टियां समाज के हर एक वर्ग और आयु के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी है और इसी बीच दोनों ही दलों ने ग्रामीण और शहरी इलाके में वोटर्स को साधने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की है। ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने शहरी वोट बैंक में इजाफा करते हुए ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पैठ बनाई। बीजेपी को इसका सीधा फायदा भी मिला और इससे पहले ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन कम मिला। हालांकि सब अर्बन यानी कि अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस का जन समर्थन बढ़ा है। अब इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि 2014 और 2019 में कांग्रेस और बीजेपी को किस क्षेत्र में कितने वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में 19.5% वोट मिले, तो वहीं 2019 में ये आंकड़ा घट करके 18.3% जा पहुंचा, जबकि बीजेपी 2014 में ग्रामीण इलाकों में 30.8% वोट हासिल करने में कामयाब रही और 2019 में बीजेपी ने 37.7% वोट ग्रामीण क्षेत्रों में हासिल किए। इसी तरीके से 2014 में सब अर्बन इलाकों में कांग्रेस को 21.1% वोट मिले, लेकिन फिर 2019 में कांग्रेस का वोट बैंक मामूली रूप से बढ़ा और 22.2% पहुंचा। वहीं बीजेपी को सब अर्बन इलाकों में 2014 में 29.4% वोट मिले, जो 2019 में बढ़कर के 32.9% पहुंच गए। इसी तरह शहरी इलाकों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 2014 में 19% वोट हासिल किए, जबकि 2019 में 20.7% वोट कांग्रेस ने शहरी इलाकों में हासिल किए, जबकि बीजेपी ने 2014 में शहरी इलाकों में 38.9% वोट हासिल किए, जो कि 2019 में बढ़कर के 41.1% पहुंच गया। अब इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि ग्रामीण इलाके में कांग्रेस की साख लगातार गिर रही है, जबकि बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में पकड़ मजबूत की है। वहीं सब अर्बन और शहरी इलाकों में दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने दोनों ही चुनाव में ज्यादा बढ़त हासिल की है। इसके अलावा हिंदी भाषी इलाकों में कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ भी उसके लिए चिंता का एक सबब बनी है। लिहाजा कांग्रेस हिंदी भाषी इलाकों में, खासकर हिंदी भाषी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और यही वजह है कि 2024 के चुनाव प्रचार में पार्टी हिंदी भाषी और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देगी। पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटियां भी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों को ध्यान में रखते हुए दी है। अब इसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं के लिए कई घोषणा शामिल है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस इस बार ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करेगी। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि 2009 के आम चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन हासिल है, पर 2014 के बाद स्थिति बदल गई। लेकिन आंकड़े अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर हिंदी भाषी इलाकों में, जहां चुनाव में उसका वोट बैंक घटा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की, जहां पर चुनाव से पहले अलग ही हलचल नजर आ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। यहां शुरुआती 3 चरणों में ही वोट डाले जाएंगे और ऐसे में सबसे ज्यादा नजर असम पर है, जो कि 14 सांसदों को लोकसभा भेजता है। इसके बाद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के 2-2 सांसद चुने जाते हैं। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के खाते में महज 1-1 सीट है। असम को छोड़ करके यहाँ के सभी राज्यों में ये खास प्रवृत्ति देखी गई है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार रहती है, राज्यों में भी उसी का दबदबा रहता है। संसदीय चुनावों में यहाँ के स्थानीय दल राष्ट्रीय पार्टियों को समर्थन देते हैं और बदले में राष्ट्रीय पार्टियों का साथ लेकर के वो विधानसभा में सत्तासीन होते हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीतिक स्थिति भी अब आपको डिटेल में समझाते हैं। फिलहाल असम, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी की सूबाई सरकार है, जबकि नागालैंड और मेघालय में उसके सहयोगी दलों की सरकार है। मिजोरम में
जोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार है जो कि कांग्रेस को समर्थन दे सकती है, तो वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले इतना तो साफ है कि पूर्वोत्तर से आया संदेश 2024 के जनादेश की झलक होने वाला है और ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों की अलग अलग तरह के मुद्दों की चर्चा है, जिनके सहारे सियासी दल अपनी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के रण में किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है, ये भी आपको डिटेल में समझाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा स्थानीय मुद्दे मतदाताओं को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ निर्विवाद रूप से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर ज्यादा चर्चा हो रही है और इसके खिलाफ पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में पहले काफी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सच ये भी है कि जो नेता उस समय आंदोलन की अगुवाई करते थे, उनमें से कई अब सत्ताधारी दल के साथ गठजोड़ बना चुके हैं। इतना ही नहीं, टिपरा मोथा जैसी पार्टी खुल करके सीए के खिलाफ थी, लेकिन अब एनडीए का हिस्सा वो बन चुकी है और एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद असम गण परिषद और नेशनल पीपल्स पार्टी भी सीए के खिलाफ मुखर थी, लेकिन अब कुछ हद तक ये मामला शिथिल पड़ा हुआ वहां नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोग अभी मानते हैं कि ये कानून स्थानीय जनसांख्यिकी संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा मणिपुर में हुई हिंसा भी इस बार चुनाव का असर उस पर दिख सकता है। पूर्वोत्तर में मणिपुर हिंसा की ताप अब तक महसूस की जा रही है। लगातार जारी अस्थिरता से स्थानीय मेइती समुदाय को भी खासा नाराज किया और वो खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर करने लग गए हैं। अमन चैन लाने के साथ साथ म्यांमार से आते हुए शरणार्थियों का समाधान ढूंढना भी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। उखरूल, तमेंगलोंग जैसे पहाड़ी इलाकों में भी इस अस्थिरता से प्रभावित हुए हैं लोग। यहाँ के लोग कुकी जो समस्या है उसका समाधान भी चाह रहे हैं और इस हिंसा का असर मिजोरम पर भी पड़ा, जहां बेशक एक ही सीट है, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट का मिजाज एनडीए से जुदा दिख रहा है। म्यांमार से मुक्त आवागमन संबंधी व्यवस्था यानी एफएमआर को खत्म करने का ऐलान भी चुनाव में छाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया कि म्यांमार को लगी सीमा की जो बाड़ेबंदी है उसकी की जाएगी। दरअसल भारत और म्यांमार अपने 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। दोनों तरफ से लोगों के बीच पारिवारिक रिश्ते को देखते हुए बेरोक टोक आवागमन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत शुरू में 40 किलोमीटर तक आने जाने की व्यवस्था की गई, जिसे 2004 में घटा करके 16 किलोमीटर कर दिया गया। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय बनाम बाहरी जैसे मसले भी चर्चा का विषय हमेशा बने रहे। इसी कारण यहाँ आदिवासी और ईसाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए। बड़े बड़े बांधों की भी यही चर्चा हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये चुनाव पर शायद ही असर दिखाएंगे। ये बात भी सही है कि पूर्वोत्तर में तमाम राज्यों में ढांचागत विकास काफी हुआ और यहाँ लंबी लंबी सड़कें बनी हैं। कुछ लोग इस बात की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पर्यावरण पर इसके नुकसान की चर्चा भी परोक्ष रूप से हो रही है। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद ये माना जा रहा है कि विकास के नाम यहाँ के जंगलों की बलि ली जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक ढांचागत विकास की बात बार बार की जाती है। लोगों को डर है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ही लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ ढांचागत विकास का नुकसान जंगलों को उठाना पड़ेगा और इससे उन लोगों की आजीविका सीधे सीधे प्रभावित होगी जो वनोपज पर आधारित हैं। हालांकि यहाँ भी उत्तर भारत की तरह एक वर्ग ऐसा है जो सरकार से मिलने वाली योजनाओं का फायदा उठा रहा है और इसलिए बाकी मुद्दे उसे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा देश में तो है, लेकिन पूर्वोत्तर में उसका खास असर नजर नहीं आ रहा। पूर्वोत्तर में अभी ना तो चुनावी बॉन्ड पर चर्चा हो रही है और न ही हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही कोई चर्चा हो रही है। यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं है और इसके उलट यहाँ स्थानीय समस्याओं पर लोग ज्यादा चर्चा करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी राज्य में जब मतदाता बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो वो असल में सत्ता के खिलाफ अपनी राय जाहिर कर रहे होते हैं। पूर्वोत्तर के मतदाता भी चुनाव को लेकर के उत्सुक हैं, लेकिन वो कितने मुखर होकर के मतदान करते हैं ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट की सीट की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत है बिहार की सीटों की, जहां जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट तय कर रही है। जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने हर एक लोकसभा सीट पर टॉप नेताओं की जनसभा का कार्यक्रम तय किया है।
जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी 16 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि अमित शाह 23 बार बिहार आने की संभावनाएं उनकी है। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा से सटे 9 लोकसभा में 7 बार जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ये संभावनाएं हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी के साथ ही एमपी के सीएम मोहन यादव भी प्रचार करेंगे। 2019 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी थी। 2022 के सितंबर महीने में एनडीए के टूटने के बाद बीजेपी 17 महीने अकेली रही और इस दौरान बिहार में 50% से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर पड़ गई। अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन सीटों पर जबरदस्त प्रचार करेगा। फिलहाल बिहार में विजय प्लान को लेकर के बीजेपी की तैयारी क्या है, ये भी आपको दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी पटना साहिब, गया, जमुई, अररिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, पाटलिपुत्र, सासाराम, वाल्मीकि नगर के साथ ही कुछ और सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह की औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, अररिया, उज्जैनपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, बेतिया, सिवान, सीतामढ़ी, सारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, पटना साहिब सहित अन्य जगहों पर जनसभा करने की संभावना है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सासाराम, बक्सर, आरा, महाराजगंज, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर में जनसभा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, वैशाली, आरा, सिवान, सारण में चुनावी जनसभा करने की संभावनाएं हैं। यानी बीजेपी किसी भी हाल में बिहार में सबका सुपड़ा साफ करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी अपने दिग्गजों को लगातार मैदान में उतारने की कोशिश इस वक्त कर रही है। ऐसे में आपको समझा देते हैं कि बीजेपी के दिग्गज जब मैदान में उतरते हैं तो उसका असर क्या होता है। 2019 के लोकसभा में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत बिहार में हासिल की और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 9 बार बिहार आए और 11 जनसभा को संबोधित किया और इसके अंजाम ऐतिहासिक थे, हम सब ने देखा। अब इस बार भी बीजेपी के दिग्गज 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने वाले हैं। नजरें 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की है, यानी 2019 के चुनाव से भी बेहतर नतीजे लाने की। और इस मिशन में बीजेपी कितने कदम आगे जाती है, ये साफ होगा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही। वहीं पीएम मोदी आज जमुई की खेरा में सभा को 28 मिनट तक संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने लालू के जंगलराज, भ्रष्टाचार और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चुनावी सभा है या विजय सभा है। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई से कैंडिडेट उनके बहनोई को अपना भाई बताया। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने देश का नाम खराब किया। आरजेडी के लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। आरजेडी सरकार में युवतियों को सड़क पर से उठाकर ले जाया जाता था। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। चलिए अब बात बिहार की छिड़ी है तो बिहार में चलते सियासी संग्राम की बात भी कर लेते हैं, जहां सियासी की धुरी पर पप्पू यादव अपने आप में एक फैक्टर बन गए हैं। आखिरकार पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने खुद की सुनी और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और इसी बीच पप्पू ने कहा कि ठगा सा महसूस कर रहा हूं और
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता मेरा सपोर्ट करेगी। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर के भीड़ उमड़ी हुई है। असल में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं, मगर रहेंगे कांग्रेस के साथ। इससे एक दिन पूर्व ही आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन सभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहां पहुंचे। गुरुवार को समर्थकों की भारी भीड़ के बीच जब वो नामांकन करने पहुंचे तो उसके कई मायने भी निकाले जाने लगे। ऐसे में भले ही बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के साथ है, लेकिन पूर्णिया की सीट पर दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हैं। एक तरफ बीमा भारती है जो आरजेडी की उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव है जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब पप्पू यादव के साथ ये स्थिति आखिर क्यों बनी, ये भी आपको डिटेल में समझा देते हैं। हाल ही में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। पिछले चुनाव में पूर्णिया सीट कांग्रेस के हिस्से में थी और इस बार भी कांग्रेस के खाते में रहने की पूरी उम्मीद थी। पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय भी इसी भरोसे पर हुआ, लेकिन ऐन मौके पर ये सीट आरजेडी में चले जाने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया और उनके नामांकन जुलूस में काफी संख्या में समर्थकों ने कांग्रेस का झंडा भी थाम रखा था। इधर पप्पू यादव अब भी कांग्रेस नहीं छोड़ने की बात पर अडिग है। ऐसे में अब सभी की निगाहें कांग्रेस नेतृत्व के रुख पर ही टिकी हुई है। हालांकि अपने नामांकन में पप्पू यादव आरजेडी को भी घेरते हुए नजर आए। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला बोला और पप्पू यादव ने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई। आरजेडी पूर्णिया में कभी चुनाव नहीं जीती। महागठबंधन में इस बार पूर्णिया सीट कांग्रेस को आरजेडी ने नहीं दी और बिहार में कांग्रेस की कई सारी सीटें आरजेडी जबरदस्ती छीन ले गई। कांग्रेस पर आरजेडी दबाव बनाती रही। मैंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है, मेरी पार्टी भी चली गई। आर्थिक और रोजगार और सीमांचल और पूर्णिया और कोसी को नंबर 1 बनाने के लिए 4 जून के बाद जिस तरह पूर्णिया के 23 लाख मां बहनों, युवाओं ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, गरीबों ने, उस संकल्प को, पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। वही नामांकन के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहा। आज देश के तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया और जिनसे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों से उम्मीदवारों के नामांकन से जुड़ी हुई है। एक तरफ मथुरा में हेमा मालिनी ने पर्चा भरा, तो वहीं कन्नूर से सी रघुनाथ ने भी नामांकन दर्ज किया। वहीं मांड्या सीट से एचडी कुमार स्वामी ने पर्चा भरा। तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर ने बतौर उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल किया, तो वहीं जालौर सिरोही से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर्चा भरते हुए नजर आए। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ बारी बारी से बिछड़ रहे हैं। पिछले 2 दिन में पार्टी के 3 बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में चुनाव से पहले भगदड़ क्यों मची है? आखिर कांग्रेस के दिग्गजों का पार्टी से मोह भंग क्यों हो रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो दिन में 3 नेताओं ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। बुधवार को बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। बुधवार को ही संजय निरुपम अपनी पार्टी से रुखसत हो गए और गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का पार्टी से मोह भंग हो गया। यानी कांग्रेस झटकों से उबर नहीं पा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले शुरू हुई भगदड़ लगातार जारी है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टी को झटका दिया। ये तीनों नेता हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस को ये बड़ा नुकसान माना जा रहा है। संजय निरुपम पिछले कुछ दिन से बगावती तेवर अपनाए हुए थे और बुधवार को कांग्रेस ने निरुपम को निकाल दिया। बागी संजय निरुपम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निष्कासन से पहले ही उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। संजय निरुपम ने कहा कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस बिखर गई है और कांग्रेस में फिलहाल 5 पावर सेंटर हैं।
जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। मुंबई की सियासत में संजय निरुपम की अच्छी पकड़ है। ऐसे में संजय निरुपम का कांग्रेस छोड़ना बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से दावेदारी कर रहे थे। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट ने एक तरफा फैसला लिया। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिसमें मुंबई उत्तर पश्चिम सीट भी शामिल थी। इस बात से खफा निरुपम ने उद्धव गुट के हावी होने की बात कही। इससे पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अचानक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। किसी को भनक तक नहीं लगी और विजेंद्र सिंह भगवा उठाकर बीजेपी का गुणगान करने लगे। 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। मैं गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूं। कांग्रेस अभी संजय निरुपम और विजेंद्र सिंह के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सुबह सुबह लेटर बम फोड़ दिया, कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। गौरव वल्लभ ने एक्स पर लिखा, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज कांग्रेस पार्टी जिस दिशाहीन तरीके से आगे बढ़ रही है उससे मैं सहज महसूस नहीं करता। मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लेटर बम फोड़ने के कुछ ही घंटे बाद गौरव वल्लभ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हो, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? इफ दिस इज नॉट साइलेंट अप्रूवल देन व्हाट इज दिस? कि कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर, कोई व्यक्ति मेहनत कर कर अगर वेल्थ क्रिएट करता है तो सुबह से शाम वी कांट अब्यूज वेल्थ क्रिएटर्स इन आवर कंट्री। जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता, उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। कांग्रेस में पतझड़ पिछले कुछ दिनों से जारी है। इससे पहले रोहन गुप्ता, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस से एक एक कर नेता बिछड़ रहे हैं, कांग्रेस में पतझड़ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।